हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेक्टेमी में। और आज हम क्लास 11th की फिज़िक्स का जो लेक्चर 8 है वो करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड पार्ट क्लियर करूँगा। इससे पहले मैंने जो 7th लेक्चर था उसमें डायमेंशनल एनालिसिस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें। आप चाहें तो यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, क्लास 11th फिजिक्स डायमेंशनल एनालिसिस बाय वेक्टेमी लेक्चर 8, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस बाय वेक्टेमी। आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर और देखते हैं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके किन किन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस के जनरली दो एप्लीकेशंस जो है हमारे सिलेबस में एज पर एनसीईआरटी हम उसको कवर करेंगे, जिसमें से जो पहला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1, उसे हम कहते हैं चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। मतलब जो पहला एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। अब ये जो वर्ड है ना, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ये खुद में एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। चलिए देखते हैं कहने का मतलब क्या है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये समझिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट इसको पढ़े हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के बारे में नहीं जान सकते। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए आप पहले एक बात बताओ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 2 लीटर H2O है, पानी है, ठीक है? और 1 लीटर मिल्क है। मैं आपसे कहूँ कि आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो ऑब्वियसली आपको 3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें दूध और पानी का मिक्सचर होगा, आप कह सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर केस ये रहा कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 लीटर H2O है यानी पानी है, और मुझे इसको 1 केजी ऑफ सॉल्ट में मिक्स करना है, ठीक? तो मिक्सचर तो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन के तैयार होगा। बट आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, यहाँ पे जो H2O है वो वॉल्यूम के फॉर्म में है, मतलब ये 2 लीटर है, और जो सॉल्ट है वो मास के फॉर्मेट में है, दैट इज़ 1 केजी। तो आप इतना तो समझ पा रहे होंगे कि हम 2 लीटर में 1 केजी को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर ये ऐसे होता कि 1 केजी ऑफ H2O एंड 1 केजी ऑफ सॉल्ट, तो आप कह सकते हैं कि टोटल कितना होगा? 2 केजी होगा। बातें समझ आ रही हैं आपको? ठीक है, देखते हैं और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 लीटर में आप 2 किलोमीटर ऐड करके दिखाएँ, तो ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी वॉल्यूम में लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक? तो इट मीन्स कि हम सेम यूनिट वाली क्वांटिटीज़ को ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि जिनकी यूनिट सेम होती है, यानी कि यूनिट अगर सेम है, यूनिट अगर सेम है, तो आप ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। हम फिजिकल क्वांटिटीज को आसानी से क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को, जिस प्रिंसिपल के तहत हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल आपके सामने है, ये इसी बात पर बेस्ड है कि दो क्वांटिटीज जो आप ऐड करने वाले हैं वो आपने क्या लिया हुआ है। ठीक, चलिए, अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो अब आप डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन समझ सकते हैं कि ये है क्या। तो मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए, लेट्स से कि आपने न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। न्यूटन का जो पहला इक्वेशन है मोशन का, वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछता कि क्या ये जो फ़ॉर्मूला मैंने लिखा है आपके सामने, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? या फिर ये फ़ॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है? तो दोनों चीज़ों को थोड़ा-सा हम बाद में डिटेल में समझेंगे कि फ़ॉर्मूले का करेक्ट होना और फ़ॉर्मूले का डायमेंशनली करेक्ट होना, दोनों में क्या डिफ़रेंस होता है। बट अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि ये फ़ॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएँगे? तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे एलएचएस में क्या है? वेलोसिटी है। हम करने क्या वाले हैं? हम राइटिंग वी आर गोइंग टू एग्ज़ैक्टली राइट द डायमेंशनल या फिर डायमेंशंस कहें ज़्यादा बेहतर होगा, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब जो-जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम उनका क्या लिखने वाले हैं? डायमेंशंस लिखने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो एलएचएस साइड में वी है, वी इज़ द वेलोसिटी। अब वो फाइनल हो या इनिशियल हो, मैंने आपसे पहले भी लेक्चर्स में बता रखा हूँ मैं कि फाइनल हो या इनिशियल हो, वेलोसिटी वेलोसिटी ही होती है, ठीक? तो वी का जो डायमेंशनल फ़ॉर्मूला होगा, क्या वो एलटी टू द पावर -1 होगा? ये आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था, ठीक है? अच्छा, इक्वल की जगह पे हम इक्वल का साइन यूज़ कर सकते हैं। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और इसका भी जो डायमेंशन होगा, वो क्या होगा? एलटी टू द पावर -1, ओके? अच्छा, प्लस की जगह पे हम प्लस लिख लेंगे। अब उसके बाद है एक्सेलरेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फ़ॉर्मूला होता है, वो होता है एलटी टू द पावर -2 एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ टी? वो होता है कैपिटल टी, ठीक है? अब आप चाहें तो चलिए मैं इसे थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ आएँ और कन्फ्यूज़िंग ना हो आपके लिए। देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, ठीक है? ये सिर्फ़ ये बता रहा है कि हमने जो सबके डायमेंशन लिखे हुए हैं, ठीक? अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है, देखिए। यहाँ पे आपको फिर से यही मिलेगा एल टी टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास होगा एल टी टू द पावर -1 क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते प्लस, लेकिन हम यहाँ तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे टी टू द पावर -2 है, यहाँ पे टी का पावर 1 है। आपको पता होगा कि अगर बेस सेम होता है तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं एल टी टू द पावर -1, ओके? अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब अगर 2 क्वांटिटी सेम हो, उनका यूनिट सेम हो और यूनिट सेम होगा तो डायमेंशन सेम ऑब्वियसली है। तो दोनों को प्लस किया जा रहा है। तो जब आप एलटी टू द पावर -1 में एलटी टू द पावर -1 को ऐड करेंगे, तो दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं। तो ऐड करने के बाद भी तो वही क्वांटिटी मिलेगी ना जो पहले था। इसका मतलब यहाँ पे अब जब आप दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा एलटी टू द पावर -1 और पहले से भी क्या मौजूद था? एलटी टू द पावर -1 मौजूद था, ठीक? तो ये जो आपके सामने ये जो बन के तैयार हुआ है ये चीज़, ये है आपका, इसमें एलएचएस और आरएचएस क्या दोनों का डायमेंशन सेम है? और अगर किसी भी दिए गए इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो फ़ॉर्मूला डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस फ़ॉर्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ओके? तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो फ़ॉर्मूला है, ये क्या है? डायमेंशनली जो है वो करेक्ट है, ओके? ठीक है? तो अब आप समझ रहे होंगे कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग बस ये है कि जो एलएचएस है और वो जो आरएचएस है, वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक? अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो चलिए उस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को पॉज़ करके इसे पूरा नोट कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ। लेट्स से कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है कुछ ऐसे, v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके? अच्छा ये तो मैंने पहले भी लिया था। लेकिन अब आप मान लो कि ये इक्वेशन ऐसे ना होके कुछ ऐसे है u/2 प्लस ए टी, ठीक? और मैं आपसे कहता कि क्या ये फ़ॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा इसको फ़ास्ट करने वाला हूँ क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी देखते हैं। देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? v इज़ इक्वल टू 1/2 u प्लस ए टी, बात तो एक ही है दोनों, ठीक है? और अगर हम इन सभी के डायमेंशंस लिखें, तो v का डायमेंशन अभी हमने पहले लिखा था lt टू द पावर -1 इज़ इक्वल टू, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब इसका डायमेंशन तो होगा नहीं,
तो सिर्फ किसका लिखेंगे हम, u का लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं u का डायमेंशन LT⁻⁻1, ओके, प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पहले से पता है, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी लिखा था, LT⁻², और टाइम का क्या होता है, कैपिटल T। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो और LT⁻⁻1 इज इक्वल टू LT⁻⁻1 प्लस LT⁻⁻1, क्योंकि टाइम और टाइम दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा और आ जाएगा -1। ठीक, अब आरएचएस में जो आपके सामने ये दो क्वांटिटीज़ हैं, हम इनको डायरेक्टली ऐड करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि LT-1 प्लस LT-1 हमें क्या रिजल्ट देगा, LT⁻⁻1, और एलएचएस में पहले से क्या अवेलेबल है, LT⁻⁻1। फिर से बात वही आ गई कि अगर आप इन दोनों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या है, फिर से इक्वल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। मतलब जो आपने फॉर्मूला ऊपर लिया हुआ था अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। बट क्या ये न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता है v = u + at। ठीक, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो गलत है, लेकिन डायमेंशनली तो ये फॉर्मूला सही है ना। इसका मतलब कि हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को, जो इससे पहले मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल कराया था और अभी मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल कराया, दोनों एग्जाम्पल्स में हम केवल क्वेश्चंस को देख के, एक्सप्रेशन को देख के, इक्वेशन को देख के सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि जब मैंने इसे प्रूफ किया था, तो चूंकि ये तो हमारा मेन फॉर्मूला था और जब हमने इसको डायमेंशनली प्रूफ किया तो ये इक्वल भी आया, मतलब करेक्ट भी आया। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है, चलिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आपके सामने जो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, इस चीज़ में नोट में कर रहा हूँ। देखिए, इफ़ ए फॉर्मूला, मान लो जो आपने फॉर्मूला लिया है इज़ करेक्ट, मान लो वो फॉर्मूला करेक्ट ही था पहले, तो अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि जब कोई फॉर्मूला सही होगा तो उसको डायमेंशनली सही तो होना ही पड़ेगा। ठीक, बट अगर मैं उसी फॉर्मूले को सिर्फ इतना बोलूं कि इफ़ ए फॉर्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट, मान लो कि मेरे पास एक फॉर्मूला है और मुझे कहीं से पता चल गया कि वो फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में इट मस्ट नॉट बी करेक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस केस में वो सही ही हो। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ ए फॉर्मूला इज करेक्ट, तो देखिए अभी पिछले एग्जांपल में फॉर्मूला करेक्ट था। ठीक, तो इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, मतलब कि उस फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट भी होना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि फॉर्मूला भी करेक्ट था और ये डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन अभी अगला जो एग्जांपल मैंने लिया, उस एग्जांपल में जो एग्जाम्पल था, जो मैंने लिया था, वो करेक्ट नहीं था। ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं होता इक्वेशन ऑफ मोशन का, लेकिन ये भी तो डायमेंशनली करेक्ट निकला ना। इट मीन्स कि अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला भी क्या हो, करेक्ट हो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है बट ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं तो पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और इसके बाद हम वापस से बढ़ते हैं अपना जो अगला एप्लीकेशन है उस पर। ठीक है, देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि वी कैन डिराइव फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम फिजिकल क्वांटिटीज का जो फॉर्मूला होता है ना, हम उसे डिराइव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए, इस एप्लीकेशन को समझने के लिए मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस में इसे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी वहीं से डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए, हम एक सवाल करते हैं और उसी सवाल से अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो लेट, मान लो कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको तो पता ही है। तो लेट फोर्स डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन।
चलो आप मान लो कि जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है जो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन से रिलेट करता हो, ठीक है? देखिए, आपने 9th की बेसिक फिजिक्स पढ़ी है, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको बेहतर पता है कि F इज़ इक्वल टू ma होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको ये ना पता होता, तो आप कैसे निकालते? तो हम वही केस देख रहे हैं जिसमें हमें नहीं पता कि फोर्स का मास के साथ और एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, बट वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। तो देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं। तो देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो इसका प्रोसीजर है वो कुछ ऐसे जाता है। देखिए, आप पहले लिखेंगे, चूँकि पता है ना आपको कि फ़ोर्स, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, डिपेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है? या तो वो उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। तो अभी के लिए काम करते हैं कि मान लेते हैं कि जो फ़ोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो किस पावर के प्रोपोर्शनल है। चूँकि हम डायमेंशंस लिखने वाले हैं, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, तो हमें पावर्स पे भी ध्यान देना होगा। तो मान लो कि m के पावर x पे डिपेंड करता है और a के पावर y पे डिपेंड करता है, ठीक है? ऐसा मान लेते हैं। तो अगर ऐसी बात है, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, F बराबर में k m टू द पावर x a टू द पावर y, ठीक? तो ये हो गया हमारा फ़ोर्स का एक जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन हमें केवल मास और एक्सेलरेशन में ही बताना है आपका रिलेशन, तो हमें पावर्स को हटाना होगा या फिर पावर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो पावर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सीधे-सीधे डायमेंशनल फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए कैसे? तो अगला स्टेप है हमारा राइटिंग डायमेंशंस ऑफ द एबव। मतलब ऊपर आपका जो एक्सप्रेशन आया है इक्वेशन नंबर 1 में, उसमें हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को नोट करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यूज़ निकल के आती है, ठीक है? तो देखिए, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि एलएचएस में क्या है, फ़ोर्स है और फ़ोर्स का डायमेंशन हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो फ़ोर्स का जो डायमेंशन होता है, वो होता है एल टी टू द पावर -2, ओके? ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर 7th में पढ़ा दिया है, ठीक? अच्छा, अब आप देखिए, क्या यहाँ पे के है और के इज़ द कांस्टेंट। आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, और मैंने पहले ही बोला था कि कांस्टेंट्स आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़। तो हम के का डायमेंशन तो लिखेंगे नहीं, तो सीधे-सीधे हम किसका लिखेंगे? एम का लिखेंगे। तो मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम, और पावर क्या है पहले से एक्स, और ए जो है एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन अभी हमने पिछले एग्जांपल में ही लिखा था, एल टी टू द पावर -2 और पावर वाई, ठीक है? अच्छा, इतना करने के बाद आपको सिंपली दोनों साइड एम, एल और टी को इक्वेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? एम, एल, टी टू द पावर -2 इज़ इक्वल टू, अब इसके बाद इसको ऐसे लिखा जा सकता है m टू द पावर x, और अगले जो ब्रैकेट है उसका होल पावर y है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, l का पावर y और t टू द पावर -2y, ठीक है? अब आप अगर ध्यान से देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी mlt आ गया, राइट हैंड साइड में भी mlt आ गया। तो इस केस में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन कंपेयरिंग पावर्स। अब आप डायरेक्टली पावर्स को कंपेयर करिए, क्योंकि बेसिस दोनों साइड में क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो जैसे ही आप पावर को कंपेयर करेंगे, तो क्या देखिए, क्या यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे m का पावर क्या है, x। तो क्या पावर कंपेयर करने पे x की वैल्यू 1 निकल के आएगी? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे l का पावर 1 है और यहाँ पे l का पावर y है, तो यहाँ भी जब आप पावर को कंपेयर करेंगे, तो क्या y की वैल्यू भी 1 निकल के आएगी? ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो t का पावर भी कंपेयर कर सकते हैं, उसमें भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, बट हमें एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें मिल गई है। बस हमारा काम इतने से हो जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, अब सबसे पहले हम इसे आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, अभी आप ये जो x और y की वैल्यू है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए और देखिए क्या मिलता है आपको। तो देखिए, तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है f इज़ इक्वल टू k m, और x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और a y की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, f बराबर में k m a, ठीक है? और जनरली यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक? तो हमें मिल गया f बराबर में 1 इंटू m इंटू a, जिसको हम f बराबर में m a भी
कह सकते हैं, ठीक है? तो अभी आपने नोटिस किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको नहीं पता होता, तो आप इस डायमेंशन की मदद से, डायमेंशन का हेल्प लेके आप चाहें तो फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि क्या निकल के आया? M इंटू A निकल के आया, ठीक? तो ये था आपका सेकंड एप्लीकेशन। इस पूरे प्रोसीजर में बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको डिपेंड कराना है उसको दिए गए फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे और इक्वेट कर देना है एज़ कांस्टेंट। एंड सेकंड स्टेप में आपको डायमेंशंस लिखने हैं, डायमेंशंस लिख के और एक्स और वाई और जितने भी वेरिएबल्स हों, उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और उठा के उस इक्वेशन में पुट कर देना है। एंड एट लास्ट यहाँ पे जो के आपका था, यहाँ पे जो के आपका था, इस के की वैल्यू या तो आपको न्यूमेरिकल्स में दी गई होंगी, ठीक? या तो आपको बेसिकली अपने नॉलेज से आपको ये पता होगा। जैसे हमें पहले से पता था कि एफ बराबर एम ए होता है, तो के की वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होनी चाहिए, जब ही एफ बराबर एम ए होगा, ठीक? लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक्स नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि वैल्यू आपको क्या रखनी है, तो आप क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक छोड़ सकते हैं, ये पूरी तरीके से सही माना जाता है। क्योंकि के की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो ये था आपका सेकंड एप्लीकेशन का एग्ज़ाम्पल, ठीक? चलिए एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा-सा लेंदी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है? तो उस क्वेश्चन को देखने से पहले आप वीडियो को पॉज़ करके इसे नोट कर लें, फिर आप उस क्वेश्चन को देख लें, ठीक है? देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूँढिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन व्हिच अ, एनर्जी एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी, एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है जो थोड़ा-सा उसके कंपैरिज़न में बेहतरीन है और हम इसे करके देखते हैं और इसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन में पहले से दिया गया है कि के की वैल्यू आपको 1/2 ले लेनी है। मतलब जब आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप के की वैल्यू को 1/2 ले सकते हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये क्या है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था शुरुआत कैसे करनी है। तरीका वही होगा आपको शुरू करने का कि सबसे पहले आपको मानना होगा कि लेट जो आपका एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के एंड वेलोसिटी के। लेकिन आपको पावर लेना पड़ेगा तो पावर एक्स ले लो, यहाँ पे पावर वाई ले लो, ठीक है? अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू के एम टू द पावर एक्स वी टू द पावर वाई, ठीक है? हमने इसको इस तरीके से नोट कर लिया, ठीक? ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर पहला, ओके? अब नेक्स्ट, नाउ इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था? अपॉन राइटिंग, अब आपको इसमें लिखना होगा डायमेंशंस, अपॉन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। जो भी क्वांटिटीज़ दी गई है आप उनके डायमेंशन को नोट कर लें। तो एनर्जी का मैंने डायमेंशन आपको बताया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है। तो एनर्जी का क्या हो जाएगा? एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे के वापस से क्या है, डायमेंशनलेस है, तो के का तो डायमेंशन हम लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्टली लिखते हैं मास का होता है कैपिटल एम और पावर एक्स है पहले से। वेलोसिटी का होता है एल टी टू द पावर -1 और पावर क्या है? वाई, ठीक है? चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 इज़ इक्वल टू एम टू द पावर एक्स एल टू द पावर वाई एंड टी टू द पावर -2 वाई, ठीक है? अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों साइड आपको एमएलटी मिल चुका है। तो चूँकि बेसिस अब सेम आ गए हैं, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे डायरेक्ट अपॉन इक्वेटिंग पावर्स, अपॉन इक्वेटिंग पावर्स। तो देखते हैं पावर्स को इक्वेट करने के बाद हम वैल्यूज़ को कैसे लिखते हैं। तो जब आप पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या आपको एक्स की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मास का पावर 1 है और राइट हैंड साइड में मास का पावर एक्स है, ठीक है? अच्छा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में एल का पावर 2 है और राइट हैंड साइड में एल का पावर क्या है? वाई। तो क्या यहाँ से वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगी? और हमें अपने एक्सप्रेशन में तो केवल एक्स और वाई की ही वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे तो मिल गई है ये। अब आप क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, इसको उठा के अपने पहले इक्वेशन में इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप पुट करते हैं, यानी कि आफ्टर पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे,
तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू के m टू द पावर 1 एंड v टू द पावर 2। ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट कंक्लूजन लिख रहा हूँ। और E इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि k की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से क्या दी गई है, 1/2, मास का पावर 1 m ही होगा और v का पावर 2 v का स्क्वायर हो जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल गया, E बराबर में हाफ mv स्क्वायर। और अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के मोशन के समय उस बॉडी में कंजर्व रहती है या फिर उस बॉडी में रहती है। ठीक है। तो ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने इस क्वेश्चन के बेस पे आपको थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन समझा दिया है। ठीक। तो हम क्लास 11th के लेक्चर को, पूरी सीरीज को, जो हमारा ये पहला चैप्टर था, उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप नए व्यूअर हैं तो। ठीक है। जल्दी से हम मिलेंगे अपने सेकंड प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये प्लेलिस्ट तो ख़त्म हो चुका है अब। तो सेकंड प्लेलिस्ट में मिलते हैं और हो सकता है कि जल्द से जल्द आपके लिए केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी अपलोड किए जाएँगे। तो हमसे जुड़े रहें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।